इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। पाठशाला टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाले हैं जो बीजेपी में पूर्व सभासद भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी कार्यरत हैं। जानते हैं सरकार जो वर्तमान में कार्यकाल है उसके बारे में, साथ ही जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है, वहां की पीएम ने जो इस्तीफा दिया है अपने पद से, और तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। और साथ ही युवाओं से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा, उस पर भी बात करेंगे। सर, पाठशाला टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं सर, आपका संजय मिश्रा नाम है सर, आपका नाम बहुत सुना है और आप पूर्व सभासद रह चुके हैं बीजेपी में। वर्तमान सर क्या मैं इस वक्त अभी गुजरात चुनाव में जब हुआ था तो मैं वहाँ के लोकसभा का प्रभारी रहा हूँ सुरेंद्र नगर में, और पांचों विधानसभा सौभाग्य से जीती गई। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में जो पाँच की पाँचों विधानसभा जीती गई। वहाँ पर किस तरह की चीज़ें फेसेस करनी पड़ी जनता के बीच आपकी पार्टी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। गुजरात में जो है मोदी जी की छाप से अभी गुजरात निकला नहीं, और आज भी वहाँ पे मोदी जी को, अमित शाह जी को लोग बहुत मानते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे वहाँ के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ मेहनत तो करनी ही पड़ी। चुनाव था इसलिए मेहनत तो होती ही होती है। चुनाव के संबंध में जब आप चुनाव में उतरते हैं तो ये सोच के उतरते हैं कि सामने वाला भी लड़ाई में है। और भाजपा जब से अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने शुरू हुए हैं तब से ये है कि मेहनत में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। सर, कितना लग रहा है विकास हुआ है 2014 के बाद से? देखिए, विकास की बात अगर हम करते हैं तो आपको खुद पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा हो रहा है। जैसे कई यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कई आईआईएम भी बनाए जा रहे हैं और पूरे देश को रोड से जोड़ा भी जा रहा है। बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो विकास इनसे संबंधित है, और अगर ये निरंतर चलता रहता है, कुछ लोग विपक्ष कहता है कि रोज़ इतनी यूनिवर्सिटियाँ कैसे बन सकती हैं। रोज़ नहीं बन सकती, ये बात सही है, मगर एक एवरेज निकाला जाता है कि अगर एक साल में 30 बनी तो महीने में 3 बनी, ये माना जाता है कि लगभग 3 के करीब रेशियो आता है। तो वैसे ही ये मान लिया जाता है कि 15 दिन में 1 बनी, 10 दिन में 1 बनी, जो इस हिसाब से गणित के हिसाब से रेशियो निकलता है उसी हिसाब से बताया जा रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ, इतनी ज़्यादा आईआईएम ये सब बनाए जा रहे हैं, तो वो एवरेज के हिसाब से वैसे ही रोड के लिए है कि अगर 1000 किलोमीटर रोड एक साल में बनाई जा रही है तो एवरेज 3 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आ जाएगा। तो वैसे ही है। अब विपक्ष इस गणित को जो है समझता नहीं है या समझाना नहीं चाहता है, जनता को गुमराह करना चाहता है। जैसे उसने संविधान के मुद्दे पे जनता को गुमराह करने का कार्य किया। संविधान सबसे पहले बदला कांग्रेस की सरकारों ने। एक बार नहीं, कई बार संविधान में संशोधन हुए, संविधान बदले गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला गया। तो कांग्रेस हमेशा से ये काम करती रही है। इसलिए उसको होता नहीं कि जो जैसा होता है जिस मिजाज का उसके दिल में वैसा चोर होता है, इसलिए वो दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाता है। विपक्ष वैसी ही भूमिका में है। उसने हमेशा देश की जनता को छला है। आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते ही रहते हैं राजनीति में। और सर, आप कितने सालों तक सभासद रहे सर? देखिए, मैं 10 साल तक रहा करीब, और एक बार हमारे पिताजी भी रहे। और हकीकत ये है कि हम लोग लगभग 30 साल हो गए हैं। मैं 1998 में पहली बार 97 में मैं पहली बार वार्ड अध्यक्ष हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी से उससे पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग 30 के करीब साल होने को हैं जो भाजपा से मेरा जुड़ाव रहा है। और पिताजी तो हमारे, मतलब मैं तो जन्म से कह सकता हूँ, पिताजी अपनी ही जवानी। कैसा एक्सपीरियंस सर रहा कार के दौरान? क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली सर राजनीति में? देखिए, राजनीति तो एक, जो लोग राजनीति को प्रोफेशन की तरह लेते हैं वो लोग हमेशा जनता के द्वारा हटाए जाते हैं, और जो लोग राजनीति को सेवा भाव से लेते हैं वो जनता हमेशा उनको स्वीकार करती रहती है। और ये प्रमाण है, पहली बार भाजपा की सरकार जो 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा आई, और देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। तो इसका मतलब ये है कि सेवा भाव और कार्य हमारा जो है सही राह पे हम लोग भाजपा। कौन सा वार्ड आपका था? हमारा बजरंगबली वार्ड था। आज की क्या स्थिति है वहाँ पर? इसमें कौन से? बजरंगबली वार्ड जो कि परसीमन हुआ है कई, तो लगभग 4 क्षेत्रों में बजरंगबली वार्ड डिवाइड हो गया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। और हमारे यहाँ से 4 के चारों पार्षद भाजपा से जीते हैं वर्तमान में। तो इस बार आपने क्यों नहीं? नहीं, हमारी सीट जनरल से पिछड़ा हुआ, इसलिए नहीं लड़े।
अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जब इस वक्त लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, अयोध्या से जब बीजेपी हारी, तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग था। उत्तर प्रदेश में सीटें कम आना, क्या वजह हो सकती है और खासकर उत्तर प्रदेश में हार की वजह आप क्या समझते हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए उत्तर प्रदेश में हार की वजह हम ये मान लेते हैं कि जब हम ये सोच लेते हैं कि हम जीतेंगे श्योर 100% जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थोड़ा सा जो है ढीला हो जाता है। वो सोचता है कि हम जीत तो रहे ही रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इसको ओवर कहते हैं। कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में भी हमारी कम से कम 10 से 15 सीटें, हम ये मानते हैं कि 15 सीटें अगर हम थोड़ी सी भी ओवर कॉन्फिडेंस को हम दरकिनार करते और ये सोच लेते कि हमारा मुकाबला है और हम जो है पूरी तरीके से सख्ती से लड़ते, तो हम 15 से 20 के करीब करीब और लोकसभा की सीटें। अयोध्या में सर, अयोध्या में क्या वजह हो सकती है? लोगों का कहना है, विपक्ष का भी कहना है, वहाँ के लोगों का भी कहना है कि जब बुलडोजर चला तो उन लोग सड़क पर आ गए, उन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या लगता है आपको यही वजह है सर हार का? नहीं, एक वजह ये भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। जब किसी का घर या किसी की दुकान टूटती है या उससे थोड़ा सा, देखिए विकास, जब हम अपना घर बना रहे होते हैं, दोबारा अपने घर में रहते हुए घर बना रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही वहाँ की जनता ने भी मुसीबतों का सामना किया और विपक्ष ने जो एक ये नया मुद्दा दिया लोगों को कि संविधान बदल देंगे, 400 सीटें क्यों चाहिए, जो हमको हमारे ऊपर जो शक की सुई लटकाई उन्होंने कि इनको 400 क्यों चाहिए, 400 क्यों चाहिए, जब इनका काम 300 में चल रहा है, सरकार चला रहे हैं, तो 400 इसलिए चाहिए क्योंकि ये आरक्षण ख़त्म कर देना चाहते हैं। और देश की जनता थोड़ी भोली है, वो इस चीज़ को गरीब के नीचे से अभी भी निकलनी शुरू हुई है। तो वो ये सोचती है कि बड़ी मुश्किल से तो हमने गरीबी रेखा को पार करना शुरू किया है और अगर कहीं संविधान में ये संशोधन कर दिया गया, हमारा आरक्षण हमसे छीन लिया गया, तो जो है हम और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है हमको। इसलिए उसने सोचा कि हम बहुमत तो देते हैं मगर उस तरीके से बहुमत ना दे कि संविधान में उस कदर संशोधन हो सके, इसलिए। तो सर, एक चीज़ और देखा गया था जब हार के बाद अयोध्या में ये चर्चा थी कि बाहर से जो भी लोग आते हैं अयोध्या में प्रसाद की जो प्रसाद लेना वो बाहर से लाएं या कुछ भी लेना है तो आप बाहर से खरीद कर लाएं। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये तो नहीं होना चाहिए। अयोध्यावासी हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारी शान बान है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रसाद यहाँ से ले जाएं या वो ले जाएं। अयोध्या में है, अयोध्या के लोगों से प्यार करें, अयोध्या के लोगों को चाहें। अयोध्या हमारे लिए पूजनीय है, वहाँ का कड़कड़ पूजनीय है, वहाँ के लोग माननीय है। इसलिए तो हम लोग तो जब बाहर भी जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में तो मथुरा है, काशी है। आप वहाँ से आए हैं तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हमको माना जाता है। तो वैसे ही अगर हम कहीं और रह रहे हैं तो अयोध्यावासी हैं या अयोध्या के लोग हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोशल मीडिया का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, आपको लगता है लोगों का ये फैलाया हुआ लोगों का फैलाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होना भी नहीं चाहिए, ऐसा है भी नहीं। अच्छा सर, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है बांग्लादेश का, हमारे पड़ोसी देश है, तो वहाँ की पीएम शेख हसीना ने अभी इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है रीज़न क्या हो सकता है? जो हिंसा है वास्तव में वही वजह है या और कोई वजह आपके दिमाग में? देखिए इस पे तो बहुत विधिवत, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और इस पे अगर मैं थोड़ा सा वक्त दें हमको तो मैं आपको जो मेरा मानना है, देखिए इस वक्त पूरे विश्व में एक अजीब विडंबना है। मुस्लिम समाज इस पे अपने बारे में विचार करे, मेरा ये मानना है। वो ये कि पहले तो मुस्लिम समाज जो बहुत नर्म लोग होते हैं, बहुत सभ्य लोग होते हैं और उनके साथ मिलके, जिसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम समाज जो है बहुत अच्छा समाज है, मानते भी हैं अच्छा समाज है। ऐसा नहीं कि उसमें बुरे समाज के लोग हैं, सारे लोग हैं, नहीं, बुरे समाज के लोग नहीं हैं। मगर मुस्लिम में जो कट्टरपंथ का विरोध नहीं होता है, इस पे हर एक धर्म गुरु को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपस में बैठ के विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या है कि हमारी कट्टरता के कारण हमारे कई देश में हिंसा होती है। आप सोचिए कि कोई भी मुस्लिम कंट्री में अगर तख्ता पलट होता है तो वहाँ का सीनियर लीडर जो होता है, जो भागता है, वो मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं भागता है? क्यों? क्योंकि कट्टरता का सामना कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं करना चाहती है। आप देखिए, या तो किसी ईसाई
कंट्री में या और किसी कंट्री में जाके वो शरण लेता है, मुस्लिम कंट्री में शरण नहीं ले पाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि कट्टरपंथी होना, और कट्टरपंथियों से मुस्लिम समाज भी सामना नहीं करना चाहता है, इसलिए उसको शरण नहीं देता है। चाहे अभी मुशर्रफ जी भागे हों, हटे हों वहाँ से, तब वो कहीं गए हों, या इससे पहले यही प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी। अच्छा, वहाँ के सर लोगों का कहना है कि उनकी तानाशाही बहुत बढ़ गई थी क्योंकि वो 15 साल से हैं। देखिए, तानाशाही की बात अगर आप करती हैं तो आप सोचिए कि अभी 4 महीना पहले चुनाव हुआ था, तो लोकतंत्र में उन्होंने विजयी हुई, वो जीती। अब यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि तानाशाह जो लोग हैं वो उनकी संख्या 5% 10% है। जो लोग कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनकी संख्या 10 से 15% है, मगर 85% लोग उसका प्रबल जिस तरीके से विरोध होना चाहिए, चाहे गांधीवाद की तरीके से होना चाहिए, मेरा तो मानना है गांधीवाद की सोच के हिसाब से होना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, हम अपने देश में कट्टरता नहीं लाने देंगे। और आप मुस्लिम समाज तभी शांति से रह पाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में मुस्लिम समाज खुद कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है शांति से। उसका कारण केवल यही है कि 10% 15% लोग जो कट्टरता की ओर ले जाते हैं, पहले वो विजयी बनाते हैं एक सभ्य आदमी को जो सारे समाज को लेके चले, उसके बाद में फिर मुस्लिम वहीं के लोग जो कट्टरवादी लोग होते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, धीरे धीरे कट्टरवादी सोच के लोग डेवलप होते जाते हैं। इसका परिणाम है तालिबान है, अफगानिस्तान है। आप देखिए कि तालिबान में भी शासन पहले अच्छा थे, इससे पहले अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता था, उससे पहले भी तालिबान ने जब कब्जा किया था तो पूरे भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई थी, पूरे देश में एकदम हाहाकार मचा, भूचाल मचा। अच्छा, ऐसा क्या था कि बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जाएं, मगर केवल कट्टरपंथी जो सोच है उसके लिए मुस्लिम समाज को और इन्हीं के समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जब ये आगे आएंगे, मौलवी आगे आएंगे, तभी मुस्लिमों में कट्टरपंथीता कम होगी। अभी जो सर वहाँ पर हिंसा भड़का रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस समाज के लोग होंगे? वही कट्टर सोच। केवल आप मतलब ये बात मैं तो बहुत छोटा हूँ, मगर मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जितने लोग मुस्लिम समाज में जो मौलवी सोच के लोग हैं, जो उन लोगों को शिक्षा देते हैं, और वो उनसे जो है जो आम जनता है मुस्लिम समाज की, वो आम जनता से बहुत जल्द उनको अपने पाले में करने के लिए सक्षम हो जाते हैं अगर वो कट्टरपंथी सोच बताते हैं तो। और वो कहीं उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, आप कहने का मतलब है? एकदम मैनिपुलेट किया जाता है, और उससे उसी समाज के लोग आपस में ही हिंसा करते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी और से हिंसा करें। आप मुस्लिम कंट्रियाँ जितनी भी उठा लीजिए, चाहे ईरान, इराक, कुवैत या और सीरिया, लीबिया, ये लगभग कंट्रियाँ हैं, सऊदी अरब और इंडोनेशिया को छोड़ दीजिए अगर आप, तो गृह युद्ध लगभग सारे देश आपस में झेल रहे हैं। कोई भी देश से अगर मुस्लिम समाज का लीडर अगर भागता है तो वो मुस्लिम देश नहीं जाता है। उसकी कारण यही है कि वो जानता है कि हमारे देश में आएंगे तो कट्टरपंथी सोच के लोग हमारी सत्ता खुद पलट देंगे, और ये वहीं कट्टरपंथी सोच के कारण ये तख्ता पलट हुआ है, और पूरी तरीके से वो उनको शरण नहीं देते हैं। सर, आप ओलंपिक देखते हैं, रेसलर विनेश फोगाट बाहर हो गई हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही, विपक्ष पोस्ट डाल रहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। आपको लगता है वास्तव में कि विनेश फोगाट का निकलना एक सियासत है? आपको लगता है सर? देखिए, सियासत तो विपक्ष कर रहा है पूरी तरीके से, और नहीं, ये विपक्ष बोल रहा है कि ये सियासत की गई है। मैं कहता हूँ सियासत विपक्ष कर रहा है। खेल में इससे पहले कभी सियासत नहीं आती, और अगर हम भाजपा की ओर से मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम सियासत करते तो शायद विनेश फोगाट जी ओलंपिक जा ना पाती, शायद ऐसा, मगर ऐसा नहीं है। हमने कभी भी सियासत को हमेशा खेल के जगत से अलग रखा, और उनके साथ में न्याय हो ऐसी व्यवस्था की थी, और उस व्यवस्था के तहत ही मुकदमा चल रहा है। कानून व्यवस्था इस देश में आज भी पूरी तरीके से हावी है, और कानून व्यवस्था के अनुसार कार्य चल रहा है। अब आप विनेश फोगाट जी जैसे अभी साइना नेहवाल ने ये बात कही कि ये ओलंपिक कोई उनका पहला ओलंपिक तो था नहीं। अगर पहला ओलंपिक होता तो शायद ऐसी गलतियां बहुत सामान्य होती हैं कि पहली बार है, आपको नहीं पता है, तो उनको पता था सारी चीज़ें। और जब ओलंपिक जो आदमी खेल चुका होता है उसको पता है कि 100 ग्राम नहीं 10 ग्राम में भी बाहर हो जाता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आप पहले ये था कि ओलंपिक में जो लोग पहले 50 किलो कैटेगरी वाले हैं वो 50 किलो वाले से ही लड़ते थे।
फिर उन्हीं लोगों को, ताकत वाले लोगों को लगा कि हम अपना 5 किलो वेट अगर 4 दिन की मेहनत में कम कर सकते हैं, जो कि ये बहुत सामान्य दौर है ये, कि 4 किलो कम कर सकते हैं, तो अपने से 4 किलो वजन कम वाले से हम लड़ लेंगे आसानी से और जीत जाएंगे। तो तब ओलंपिक में यही चीज़ लागू की गई कि जो कि ज़्यादा ताकत, ज़्यादा वजन के साथ अगर कोई आदमी तैयारी मानसिकता के साथ आया है और कम वजन वाले से लड़ने का प्रयास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए उसने 1 ग्राम से भी समझौता नहीं किया, ऐसा नियम सख्त बनाया। तो उसमें दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो 100 ग्राम वजन नहीं कम हो पाया, प्रयास पूरा किया गया। और अब विपक्ष कहता है कि हमने मेहनत नहीं की। हम तो ये कहते हैं कि वो पीटी ऊषा जी उनकी ओलंपिक वो पूरी तरीके से देख रही हैं, और पीटी ऊषा जी ने कहा कि हमने पूरी रात मेहनत की, हमने उन पे काफ़ी हद तक का पैसा लगाया। जैसे बताया गया कि जैसे कुछ चैनलों के द्वारा ही मुझे पता चला कि 70 लाख रुपए के करीब करीब उनको तैयार करने में खर्च किए गए। तो ऐसी सिचुएशन पे ये संभव नहीं है कि हमने उनके लिए मेहनत नहीं की, उनके साथ कोई पार्शुअलिटी की, उनके साथ कोई बेईमानी की या वो कोई जीते इसी के लिए तैयारी की इसी के गई। लिए हमने तैयारी इसीलिए की थी कि वो जीतें और देश का नाम रोशन करें। दुर्भाग्य रहा। और हालांकि अभी कुछ ओलंपिक में जो है एसोसिएशन के पास गया है मामला, हो सकता है आज कुछ अच्छा निर्णय आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हरियाणा सरकार भी 4 करोड़ का जो मनी है वो देने का भी दिया है, और जो भी सुविधाएं मिलती हैं, तो एक तरह से ये भी है, अगर बीजेपी अगर उनके खिलाफ होती तो ऐसा नहीं करती। हरियाणा सरकार ही नहीं, पूरी देश की जनता उनके साथ है, और हरियाणा सरकार ने तो उनका स्वागत करने के लिए वैसा ही एक तरीके का सिस्टम बनाया है कि अगर वो देश में वापस आती हैं तो उनका वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे हम एक पदक विजेता का करते हैं, और उसके लिए जो उनसे हो सकता है मैक्सिमम वो उसको करेगी। और वो हम लोग भाजपा कतई किसी भी सूरत में देश के किसी भी नागरिक को, वो तो हमारी देश की बेटी हैं और उन्होंने जो है देश को मेडल दिलाने, जिस तरह से उन्होंने सर किया था, अपने मेडल नदी में फेंके थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। क्या लगता है कि आज नदी में जो फेंके गए थे मेडल, उसका नतीजा है, कहीं इसका ही भुगतान है? कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर यही है कि जो आपने नदी में फेंका उसका अपमान हुआ, मेडल का अपमान, और वही आज। ये बात आपकी सही है कुछ हद तक के, कि आप जब किसी चीज़ का अपमान करते हो तो वो चीज़ आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, और कभी कभी ईश्वर का जो है सिस्टम भी ऐसा है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा अपमान किया है उस चीज़ का, तो वो आपको बड़ी मुश्किल से कहो मिले। तो हो सकता है कि ईश्वरी थोड़ा सा ऐसा हो, मगर मेरा ये मानना है कि उन्होंने संघर्ष किया है और देश के लिए प्रयास किया है, और देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे भाजपाई हो चाहे और किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके साथ है। और किसी भी तरीके से हम लोग पार्शुअलिटी नहीं करते हैं, कोई साजिश नहीं की गई है किसी भी रूप में। और जो देश का नाम रोशन करे उसके खिलाफ साजिश तो इससे पहले और सरकारों ने की हैं, जिनको देश में युद्ध जितवाए हैं उनको पेंशन तक उनकी रोकी गई। तो ऐसा तो और सरकारों में होता था, भाजपा की सरकारों में ऐसा नहीं होता। जो देश का नाम रोशन करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, न कि अपमान। सर, जैसा कि आपको हर फील्ड की नॉलेज है, बात करने से भी लग रहा है, लोगों का भी कहना है, तो शिक्षा पर भी बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल लेते हुए, शिक्षा का जो आज स्तर है सर, बहुत गिरता हुआ जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों में आप देख रहे हैं बच्चे नहीं हैं, क्यों रीज़न है और क्या होना चाहिए सर? क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी देश हमारा विकास करेगा। देखिए, बात आपकी बहुत अच्छी है कि शिक्षा पे भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को या और प्रदेश की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। शिक्षा पे मेरा ये मानना है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो आम जनमानस तक, जैसे हम लोग एक प्राइवेट कंपनी ऐसा प्रचार करती है, ऐसा प्रचार प्रसार करती है कि लोग वो प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो जाते हैं। शिक्षा भी ऐसे ही सरकार को ऐसा कुछ लागू करना चाहिए कि जो लोग गरीब तबके के लोग हों उनको अगर ऐसा कुछ पुरस्कृत या ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि वो जो लोग मजदूरी करना पसंद करते हैं, शिक्षा करना नहीं, जो लोग किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद करते हैं, शिक्षा करना नहीं, जो लोग जूता चप्पल जोड़ना या बिल्डिंगगिरी करना पसंद करते हैं, शिक्षा नहीं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले वो गरीब आदमी पढ़े, जिससे कम से कम ये हो जाए कि उसको पढ़ाई में लगे कि यार हम अगर पढ़ने जाएंगे
तो मुझे नौकरी मेरे फादर को एक चाहे प्राइवेट नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ ऐसी मिल जाए, तो वो आदमी एक तरीके का ऐसे तरीके से वो पढ़ाई के लिए उत्साहित होगा कि उसको प्रोत्साहन राशि मिल रही है और वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्रचार प्रसार सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो अभी पीछे चल रहा है प्रचार, या जो भी कई चैनलों पे या और किसी के माध्यम से शिक्षा के लिए कहा जाता है, मगर वो ज़मीनी स्तर पर उतर नहीं पाता है, पूरे देश में नहीं उतर पाता है। इसलिए शिक्षा का जो गरीबीकरण है, जो गरीब तबका है, वो शिक्षा की ओर केवल इसलिए नहीं जा पाता है कि उसको लगता है कि मैं अपने परिवार में 2 बच्चे हैं, एक हमारी छोटी बहन है जो 4 साल की है और मैं बड़ा हूँ, या हमारा बहन सोचती है कि हमारा 4 साल का छोटा भाई है वो, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे माँ बाप में माँ बूढ़ी हो चुकी है या बाप नहीं हैं, या बाप बूढ़े हो चुके हैं, माँ नहीं है, या दोनों हैं तो बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे मुझे काम करना चाहिए, तो वो काम करने निकल जाता है, ना कि पढ़ने। तो अब वो पढ़ाई करे कि नौकरी करे, सरकार को ऐसी सुविधा करनी चाहिए कि उसके लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट हो, ना कि नौकरी इम्पॉर्टेंट हो। अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको राशन की भी सुविधा हो, उसको कुछ धन की भी सुविधा हो, जिससे धन की सुविधा होगी तो वो अपनी वो दवाई इलाज करा लेगा और बच्चे को पढ़ा लेगा। ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, तब जाके शिक्षा में सुधार होगा। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो जैसे संघर्ष चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन फिर भी सर, सरकार ने कितनी चीज़ें की हैं कि मिड डे मील योजना भी चला रही है, ड्रेस, जो भी कापी किताबें, जितनी भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। इसके बावजूद भी कम है बच्चे कहीं। देखिए, आपको बताएं, अभी हमने आपसे कहा कि देखिए एक्चुअली में जब सरकारी सुविधा कपड़े के रूप में देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्रेस दी जाएगी, तो ड्रेस से तो घर में उस बच्चे का खाना नहीं चलेगा। बच्चा अगर जाएगा मिड डे मील वो खुद खा के आ जाएगा, माँ बाप क्या खाएंगे? और अगर वो बच्चा 1500 रुपये की नौकरी नहीं करेगा तो माँ बाप का इलाज नहीं हो पाएगा। तो जब ये सुविधा होगी कि बच्चा स्कूल आएगा तो ही उसको 5000 रुपया, 3000 रुपया, 2000 रुपया उसके घर पे जाएंगे, और अगर वो बच्चा जो है 90% मार्क्स हाई स्कूल में लेके आ गया तो उसको कम से कम 10,000 की नौकरी श्योर शॉर्ट मिलेगी, 5,000 की नौकरी श्योर शॉर्ट मिलेगी अगर वो गरीबी रेखा के जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसी सुविधा होगी तो मेरा मानना है कि वो गरीब आदमी अपने बच्चे को 101% स्कूल भेजेगा, क्योंकि वो जानता है कि पढ़ने में ही हमारे एक तो शिक्षा मिलेगी, ऊपर से धन मिलेगा, और अर्थ ही सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर आप किसी को भोजन दे रहे हैं एक आदमी को, तो वो शायद कमज़ोर कर दे किसी भी व्यक्ति को नौकरी करने के लिए, और अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हो। टीचर भी सर इसमें कहीं ना कहीं इनकी कमी है, क्योंकि टीचर अक्सर देखा जाता है खबरों में, आप देखते होंगे कोई ठंडक में जाके वहाँ पर स्वेटर बुन रही हैं, घूम रही हैं, वीडियो बना रही हैं, तमाम ऐसी खबरें अक्सर चला करती हैं सर। तो इसमें टीचर की भी कमी है। नहीं, टीचर की कमी तो है ही है, और इस पर सरकार खैर थोड़ा बहुत सख्त भी हो रही है। अभी टीचरों पे ये कहा गया कि आप लोग जो है ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आपकी। तो ऐसे में टीचर, जो कि विपक्ष बहुत गंदी राजनीति कर रहा है, और उनको जो है ये सर हटा दिया गया ये नियम फिर से। ये होना चाहिए कि टीचर अपनी जवाबदेही दे। जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसकी जवाबदेही बनती है, किसी भी प्रकार में हो, कोई भी उसका क्षेत्र हो, और उसकी जवाबदेही बनती है। वो आदमी अपना कार्य किस तरीके से कर रहा है, सरकार उससे पूछने के लिए उसका हकदार है। सरकार को बताना भी चाहिए कि, क्योंकि सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह होता है कि आपके टीचर जो है पढ़ा नहीं रहे हैं। सरकार ही उसकी जवाबदेही होती है कि आपका सफाई कर्मी जो है सफाई पूरे देश में नहीं कर रहा है, प्रदेश में नहीं कर रहा है। सरकार ही जिम्मेदार होती है कि कानून व्यवस्था नहीं हो रही है। तो सरकार उनसे पूछने के लिए हमेशा जो है कटिबद्ध है कि वो पूछे और उनसे जवाब ले कि आपने अपना कार्य क्षेत्र सही से संभाला है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हर क्षेत्र से लगभग जुड़ी जानकारी दी, और बहुत अच्छी जानकारी दी, वो चाहे ओलंपिक खेल हो या फिर एजुकेशन या फिर कुछ अलग मुद्दे जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मधुमिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।